Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to General Science class. Today's lecture is about the exercise of unit number 1, Introduction to Human Organ System. Before starting the exercise, I will tell you about the copy presentation, means how you can prepare your index page, how can you draw margin line in your copy page, and about writing concept. First of all, I will tell you about index page. After completing your work, you open your first page of your notebook. This page is known as index page. इस पेज पे आप सबसे पहले सीरियल नंबर्स लिखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. डेट मेंशन करते हैं, जिस डेट पे आप जो काम कर रहे हैं, और फिर टॉपिक नेम लिखते हैं. जिस डेट पे आपने जिस टॉपिक पे काम किया है वो मेंशन करते हैं, और जिस पेज से आपने काम स्टार्ट किया है उस पेज से लेके जिस पेज पे आपने अपना काम कंप्लीट किया है उस डेट को, वहाँ तक का पेज नंबर मेंशन करते हैं. सपोज़ आपने यहाँ पे 6 डेट को, यहाँ पे सारा काम 6 डेट को किया गया है. देख सकते हैं आप. सिलेबस फॉर फर्स्ट टर्म, पेपर पैटर्न, चैप्टर इंडेक्स, क्वेश्चन नंबर 5, 2 एंड 3 क्वेश्चन. और ये सारा काम पेज नंबर 1 से लेके 4 तक पे सारा काम किया गया है. इस तरीके से फिर जिस डेट को जिस टॉपिक पे आप काम करें और जिस पेज से लेके जिस पेज पे आपने काम एंड किया है वहाँ तक का पेज नंबर मेंशन करें. उसके बाद आपके आ जाता है टीचर सिग्नेचर कॉर्नर, जहाँ पे आपकी सब्जेक्ट टीचर साइन करेगी. और फिर आ जाता है आपका पेरेंट सिग्नेचर, जहाँ पे आपके पेरेंट्स साइन करेंगे. इंडेक्स पेज के बाद हम आते हैं अपने नोटबुक के फर्स्ट पेज की तरफ. आपके फर्स्ट पेज पे आप जो है सिलेबस फॉर फर्स्ट टर्म लिखेंगे. सिलेबस फॉर फर्स्ट टर्म लिखने से पहले आप अपने कॉपी के लेफ़्ट साइड पे डबल मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे. आप डेट की साथ जो 2 डॉट्स हैं उसके नीचे से आप डबल लाइन मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे. उसके बाद पेज के राइट साइड पे आप तारीख की ता के नीचे से सिंगल मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे. देन आफ्टर ड्राइंग मार्जिन लाइन कम टुवर्ड्स द डेट. आप लेफ़्ट साइड ऑफ पेज पे इंग्लिश डेट मेंशन करेंगे. कॉपी पेज के राइट साइड पे आप इस्लामिक तारीख लिखेंगे. कॉपी के मिड में आप पेज नंबर मेंशन करेंगे, जैसे कि पेज नंबर 1 है तो आप पेज नंबर 1 मेंशन करेंगे. पेज नंबर के नीचे जिस डे पे आप काम कर रहे हैं वो डे लिखेंगे. उसके बाद कॉपी के फर्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन को आप खाली छोड़ेंगे, उस पे आप कुछ नहीं लिखेंगे. सेकंड लाइन पे आप सिलेबस फॉर फर्स्ट टर्म लिखेंगे. उसके नीचे आप डबल लाइन ड्रॉ करेंगे. फिर आपके फर्स्ट टर्म में जितने भी चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं उनको मेंशन करेंगे. सपोज़ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 and 6. These chapters are to be studied in first term. After writing the syllabus for first term, draw ending line and come towards the next page. पेज नंबर 2 और 3 पे आप कुछ नहीं लिखेंगे. पेज नंबर 2 आपके पेपर पैटर्न के लिए आप ब्लैंक छोड़ देंगे. पेज नंबर 3 आप अपने चैप्टर इंडेक्स के लिए खाली छोड़ देंगे. अब पेज नंबर 4 की तरफ आएँ. पेज नंबर 4 पे से आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले आप तारीख की 2 डॉट्स के नीचे से डबल लाइन ड्रॉ करेंगे लेफ़्ट साइड ऑफ द पेज पे. उसके बाद कॉपी की राइट साइड ऑफ द पेज पे तारीख की ता के नीचे से आप सिंगल मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे. पेज के लेफ़्ट साइड पे आप इंग्लिश डेट लिखेंगे. पेज के राइट साइड पे आप इस्लामिक डेट मेंशन करेंगे. पेज के मिड में आप पेज नंबर और डे लिखेंगे. उसके बाद आप पेज का
फर्स्ट लाइन खाली छोड़ेंगे, सेकंड लाइन पे आप चैप्टर नंबर मेंशन करेंगे और उसके नीचे डबल लाइन लगाएंगे। चैप्टर नंबर के बाद आप चैप्टर नेम लिखेंगे और उसके नीचे भी डबल लाइन लगाएंगे। चैप्टर नेम के बाद आप शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग देंगे। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग देंगे। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग देंगे और उसके नीचे भी डबल लाइन लगाएंगे। 6th क्लास में आप ब्लू मार्कर और ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग के बाद आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे। एक क्वेश्चन के आंसर को ख़त्म करने के बाद आप डबल एंडिंग लाइन लगाएंगे और उसके बाद आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से आप अपने नोटबुक में सारा काम करेंगे। अब चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज की तरफ। पहले हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को। हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन ए एक्सक्रीशन, बी रिफ्लेक्सेशन, सी न्यूरॉन। इन तीनों टर्म्स को हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे। सबसे पहले है ए एक्सक्रीशन, हम इसकी हेडिंग देंगे। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होती है? हमारी बॉडी में हर वक्त मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के नतीजे में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका रिमूवल बॉडी से ज़रूरी होता है। तो वो प्रोसेस जो उन वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, वो प्रोसेस जो है वो एक्सक्रीशन है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, सेकेंड है बी रिफ्लेक्सेशन, इसकी हेडिंग देंगे, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ये हम ऑलरेडी चैप्टर में इसको स्टडी कर चुके हैं कि एक ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी और अचानक से जो रिस्पांस प्रोड्यूस होता है किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सेशन, और ये ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट के बगैर रिस्पांस प्रोड्यूस होता है। सो रिफ्लेक्सेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। एन इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पांस टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। स्टिमुलस क्या होती है? कोई भी आउटसाइड इन्वायरमेंटल जो भी चेंजेस होती है उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, सी टर्म है हमारे पास न्यूरॉन के। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन के बारे में भी हमने चैप्टर में स्टडी किया है कि न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम, जो कि नर्वस सिस्टम का जो मेन काम है पैगाम रिसानी का, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पैगाम पहुंचाने का, वो काम जो है जो स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है वो है हमारे पास न्यूरॉन। सो न्यूरॉन क्या हुआ? अ न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास शॉर्ट, स्किन इज आल्सो कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। वाई? कि स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन समझा जाता है, क्यों? अब इसकी रीजन क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में हमने पढ़ा है कि ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में अपना रोल परफॉर्म करते हैं, यानी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं। तो स्किन को भी कंसिडर किया जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उसकी रीजन पूछी गई है। तो हमें पता है स्किन में जो है स्वेट ग्लैंड मौजूद होते हैं। ये स्पेशल टाइप के ग्लैंड्स होते हैं जिनका काम क्या होता है कि ये बॉडी से एक्स्ट्रा जो साल्ट्स होते हैं, एक्स्ट्रा मिनरल्स होते हैं, वाटर के साथ रिमूव करते हैं। सो इट्स मीन ये भी जो है एक्सेसिव साल्ट और वाटर के रिमूवल में इन्वॉल्व है स्किन। सो इसलिए इसको भी हम जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है कंसिडर करते हैं। सो हम आंसर लिखेंगे। स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द स्किन। स्वेट ग्लैंड जो है स्किन में मौजूद होते हैं दैट सिक्रीट अ फ्लूइड वेस्ट कॉल्ड स्वेट, जो कि एक फ्लूइड वेस्ट सिक्रीट करते हैं जिसको हम स्वेट यानी पसीना बोलते हैं। और फ्लूइड वेस्ट में क्या होता है? पानी के साथ एक्सेसिव साल्ट्स वगैरह होते हैं। सो स्किन इज आल्सो एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सो इट्स मीन कि स्किन भी जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। नेक्स्ट थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रा एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। के न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हमने ड्रा करके उसकी लेबलिंग करनी है। तो इसके लिए अगर आप आपकी बुक के पेज नंबर 7 पे जो फिगर 1.5 है नर्व सेल और न्यूरॉन, आप उसको ड्रा करें, उसकी प्रैक्टिस भी करें। उसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हमें ये जो आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास होती है सोमा, या इसको हम क्या कहते हैं? सेल बॉडी कहते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और बाकी ऑर्गेनेलिस जो हैं मौजूद होते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा ये जो ब्रांचेज हैं ट्री लाइक जो हैं, ट्री की रूट्स की तरह की जो ब्रांचेज हैं, इनको हम जो अराइज हो रही होती हैं सोमा से, सेल बॉडी से, इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, जो कि
इंफॉर्मेशन रिसीव करती है। उसके बाद एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से अराइज हो रहा होता है सेल बॉडी से, जिसको हम क्या कहते हैं, सोमा कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। अब एक्सॉन के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये सेल, ठीक है। इन सेल्स को कहते हैं शवान सेल्स बोलते हैं। ये सेल्स होते हैं एक खास किस्म की फैटी लेयर सिक्रीट करते हैं अराउंड द एक्सॉन, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये फैटी लेयर होती है, इस लेयर को कहते हैं माइलिन शीट, ठीक है। अब माइलिन शीट जो है कुछ इंटरवल पे, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा, कुछ इंटरवल पे माइलिन शीट जो है प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। इनको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवायर बोलते हैं। और एंड पे जो है हमारे पास क्या आ जाते हैं, नर्व एंडिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का जिसको हम ऑलरेडी स्टडी भी किया, तो इसकी आपने डायग्राम जो है वो कॉपी पर ड्रा करनी है और इसकी लेबलिंग करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस विद एग्जांपल सी लिथोट्रिप्सी एंड डायलिसिस। इनके दरमियान हमने डिफरेंस बताना है वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स के दरमियान डिफरेंस। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं स्किन के अंदर, ठीक है, जिनका काम क्या होता है कि कोई भी स्टिमुलस, कोई भी एनवायरमेंटल चेंजेस होती है उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर आगे वो जो चेंजेस हैं वो पैगाम जो है आगे न्यूरॉन्स को पहुंचाते हैं, ठीक है। तो उन सेल्स को हम कहते हैं रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स क्या हुए, रिसेप्टर्स आर ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। स्पेशलाइज्ड सेल के कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं दैट डिटेक्ट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट में चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। इफेक्टर, अब इफेक्टर क्या होते हैं, जब हमारी ब्रेन से मैसेज जो है आता है और उसके अकॉर्डिंग बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो बॉडी के वो पार्ट्स जो हैं वो कहलाते हैं इफेक्टर, यानी जो ब्रेन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम इफेक्टर कहते हैं। और ये पैगाम कौन लेके आ रहा होता है ब्रेन से बॉडी पार्ट्स की तरफ, ये लेके आ रही होती हैं मोटर न्यूरॉन। रिसेप्टर के केस में जो स्टिमुलस डिटेक्ट होती है और ब्रेन तक उसको कौन लेके जाता है, सेंसरी न्यूरॉन लेके जाती हैं, ठीक है। सो इफेक्टर क्या है, द मोटर न्यूरॉन कैरी द नर्व इम्पल्सेस टू द पार्ट ऑफ द बॉडी, सच पार्ट्स आर कॉल्ड इफेक्टर। यानी मोटर न्यूरॉन ब्रेन से नर्व इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज जो है बॉडी के पार्ट्स तक लेके आती हैं, उन बॉडी के पार्ट्स को कहते हैं इफेक्टर्स, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास सेकंड डिफरेंस, वॉलंटरी एक्शंस एंड बिटवीन इनवॉलंटरी एक्शंस के। इनवॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, वॉलंटरी एक्शंस हमारी बॉडी के ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि हम अपनी मर्जी से परफॉर्म कर सकते हैं और जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारी विल जो है इन्वॉल्व होती है किसी भी पर्सन की। लाइक हम इसको भी इसकी डेफिनेशन करेंगे, द एक्शन परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, कि ऐसे एक्शन हमारी बॉडी के जो कि हम अपनी मर्जी से कॉन्शियसली परफॉर्म कर सकते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं। एग्जांपल क्या है कि वॉकिंग, ईटिंग अ केक, लाइक वॉकिंग में चलना फिरना उठना बैठना, ये सारे काम जो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह खाना पीना जो है, ये केक खाना, जो भी चीज़ है ये हम जो है अपनी मर्जी से परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये हमारे वॉलंटरी एक्शंस हैं, ठीक है। इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, ऐसे एक्शंस जो कि हम कोई भी बंदा अपनी मर्जी से परफॉर्म नहीं कर सकता, ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं, ठीक है, पर्सन की विल इन्वॉल्व नहीं होती, अनकॉन्शियसली परफॉर्म हो रहे होते हैं, ऐसे एक्शंस जो है इनवॉलंटरी एक्शंस कहलाते हैं। लाइक द एक्शंस परफॉर्म्ड अनकॉन्शियसली आर नोन एज इनवॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। एग्जांपल ब्रीथिंग, सांस लेने का अमल, और हार्ट बीट जो चल रही होती है हमारी, ठीक है, ये दोनों जो काम है और इसके अलावा भी क्या है हमारी बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। नेक्स्ट डिफरेंस बताना है हमने बिटवीन लिथोट्रिप्सी एंड डायलिसिस, लिथोट्रिप्सी और डायलिसिस के दरमियान। लिथोट्रिप्सी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब किडनी में स्टोन्स जो हैं बनते हैं थोड़े लार्जर साइज के, ठीक है, जो कि पानी से, नॉर्मल पानी से रिमूव नहीं हो सकते, तो इस केस में हम लिथोट्रिप्सी का मेथड यूज करते हैं, जिसमें स्पेशल टाइप की जो शॉकवेव्स होती हैं उनकी बम्बार्डमेंट करवाई जाती है किडनी में स्टोन्स पर। तो स्टोन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, जिसकी वजह से अब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं आसानी से यूरिन के साथ जो है बॉडी से रिलीज हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लिथोट्रिप्सी कहते हैं। सो लिथोट्रिप्सी क्या हुआ, अ ट्रीटमेंट विच इन्वॉल्व्स बम्बार्डमेंट ऑफ शॉक वेव्स ऑन द मीडियम साइज किडनी स्टोन, ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें हम
बम्बार्डमेंट करवाते हैं शॉक वेव्स की किडनी स्टोन्स पर, ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास डायलिसिस। डायलिसिस क्या है? डायलिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जो किडनी फेलियर जब हो जाती है, किडनी अपना काम करना बंद कर देते हैं, तो उस केस में डायलिसिस जो है वो करवाया जाता है। और किडनी का काम क्या है कि ब्लड को प्योर करना, तो डायलिसिस प्रोसेस में भी आर्टिफिशियली जो है किडनी को जो है वो ब्लड को जो है वो क्लीन किया जाता है। सो डायलिसिस क्या है? क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड इज कॉल्ड डायलिसिस, कि ब्लड को क्लीन करवाना आर्टिफिशियल मेथड से डायलिसिस कहलाता है। और आर्टिफिशियल मेथड में हम स्पेशल टाइप की कुछ मशीन यूज करते हैं जिसके थ्रू जो है वो ब्लड को क्लीन करवाया जाता है। ये हो गया हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बताएं, एक्सप्लेन करें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट है जो बॉडी के सेंटर में मौजूद होता है, जो जिसमें क्या क्या आ जाते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलकर हमारी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं और दोनों ही नर्वस टिश्यूज पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। तो जितने भी पैगामात हैं बॉडी के हर पार्ट से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आते हैं और मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही प्रोसेसिंग का काम करके पैगामात वापस ऑर्डर की फॉर्म में भेजता है और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हुआ? द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल नर्वस सिस्टम। तो इट्स मीन क्योंकि हर सारी इंफॉर्मेशन को ये प्रोसेस कर रहा है तो लिहाजा ये कंट्रोल सेंटर का काम करता है, जिससे बॉडी के तमाम पार्ट्स जो हैं उसकी हर जितनी भी उसकी मूवमेंट्स हैं या जो भी फंक्शंस हैं वो सारे यहाँ से कंट्रोल हो रहे होते हैं, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। इट कंप्राइजेस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है डी में, गिव डिटेल्ड आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ हम आएंगे। हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एंड डायग्राम, कि डायग्राम और एग्जाम्पल की मदद से हमने जो है रिफ्लेक्स सेक्शन को बताना है। ऑलरेडी हम चैप्टर में इसको स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले हम रिफ्लेक्स सेक्शन की हेडिंग देंगे और उसकी डेफिनेशन बताएंगे कि एन इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स सेक्शन, के जो इमीडिएट और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है किसी भी चेंजेस के अगेंस्ट, इन्वायरमेंटल चेंजेस के अगेंस्ट, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम बताएंगे दीज आर द सडन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, कि ये अचानक प्रोड्यूस होने वाले बॉडी के रिस्पॉन्स होते हैं विच आर शोन फॉर सर्टेन स्टिमुली विदाउट द विल ऑफ अ पर्सन, जो कि किसी भी अचानक से होने वाली जो चेंजेस होती हैं उसके अगेंस्ट शो होते हैं और किसी भी इंसान पर्सन की मर्जी के बगैर, उसकी सोचे समझे बगैर जो है ये फंक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल वही हमारे पास है कि क्विक पुलिंग ऑफ हैंड जस्ट आफ्टर टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट, कि जब हम किसी गर्म चीज को टच करते हैं और फौरन हाथ पीछे खींच लेते हैं, तो ये एक्शन जो हमारा है ये है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें हम सोचे समझे बगैर हाथ पीछे खींचते हैं। पेन का एहसास हमें बाद में होता है क्योंकि ब्रेन तक मैसेज जो है वो बाद में जाता है, पहले हम एक्शन परफॉर्म हो जाता है। अब इसके साथ आप लोगों ने डायग्राम जो है आपके पेज नंबर बुक की जनरल साइंस की बुक की जो है उसकी पेज नंबर 9 पे फिगर 1.8 है, रिफ्लेक्स आर रिप्रेजेंटिंग रिफ्लेक्स एक्शन। ये डायग्राम जो है आपने ड्रॉ करना। अब हम जो है देखते हैं इसका पाथवे, देखते हैं कि किस तरह जो है रिफ्लेक्स एक्शन जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले ये देखें कि एक स्टिमुलस है हमारे पास हीट, जब फिंगर जो होती है वो टच करती है इसको तो क्या होता है, फिंगर में जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिनका काम क्या है कि वो डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को, ठीक है। अब ये रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आगे यहाँ पे हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, उनको आगे मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर ऐसे ट्रेवल करती है, ये रेड कलर में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड में आती है। अब होना तो ये चाहिए था वैसे तो ब्रेन तक जाती है, लेकिन क्योंकि क्या होता है यहाँ पे फौरन ही यहाँ पे क्योंकि एसोसिएटिव न्यूरॉन्स यहाँ भी मौजूद होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जल्दी से प्रोसेसिंग होती है इस इंफॉर्मेशन की जो सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर आ रही हैं, और फिर जल्दी से जो है यहाँ प्रोसेसिंग के बाद जो है जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो एक मैसेज जारी करता है, और वो मैसेज जो लेके जाती है स्पाइनल कॉर्ड से वो है हमारे पास मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन यहाँ से मैसेज लेके जाती है, कहाँ लेके जाएगी? हमारे मसल की तरफ लेके जाएगी। अब वो मसल क्या करेंगे,
करेंगे, वो ये मसल हमारे क्या है, इफेक्टर्स हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगे, अब वो मैसेज जो यहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग जो है एक्ट करेंगे, यानी ये मसल जो है फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और हाथ को जो है फिर हम अपने वो मसल उसके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हाथ जो है पीछे खींच लिया जाएगा, फिंगर पीछे खींच ली जाएंगी और ये जो है सडन विद इन सेकेंड जो है ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। और इस मेथड को जो है, इस तरह के रिस्पॉन्स को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो पाथवे बना है, ठीक है, ये जो पाथवे बना है, इस पाथवे को, वो पाथवे जिसमें ये एक रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो परफॉर्म होता है, उस पाथवे को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। सो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, द पाथवे ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें हमसे पूछा गया है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ किडनीज इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, कि किडनी का रोल बताएं एक्सक्रीशन में, ठीक है। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे रोल ऑफ किडनी और फिर हम पॉइंट्स की फॉर्म में जो है इसका जो रोल है उसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, ब्लड कैरिंग नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज ब्रॉट टू द किडनी। ऐसा ब्लड जो कि नाइट्रोजनस, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो किडनी की तरफ आता है, ठीक है। द वेस्ट मटेरियल एंड एक्सेस वाटर पास इनटू द रीनल ट्यूब्यूल फ्रॉम द बोमेन्स कैप्सूल। सो वेस्ट मटेरियल और उसमें से एक्सेस वाटर जो होता है, ठीक है, वो रीनल ट्यूब्यूल में चला जाता है बोमेन कैप्सूल से, जो कि दोनों स्ट्रक्चर किसके हैं, नेफ्रॉन से, यानी किडनी से जो है जो ब्लड होता है वो नेफ्रॉन में जाता है। नेफ्रॉन इस ब्लड को फिल्टर करता है और फिर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो रेनल ट्यूब्यूल्स में जाते हैं। फिर रेनल ट्यूब्यूल से वेस्ट किधर जाते हैं, द वेस्ट मटेरियल इन एक्सेस वाटर पास थ्रू द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल इनटू द कलेक्टिंग डक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। फिर जो रेनल ट्यूब्यूल्स की लास्ट पोर्शन होता है, प्रॉक्सिमल जो हमारे पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, उधर से होता हुआ फिर हमारे पास लूप ऑफ हेनले में आता है, लूप ऑफ हेनले से फिर डिस्टल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल और फिर वहां से जो है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट में जो है जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। और हमें पता है कलेक्टिंग डक्ट में मोस्टली जो मटेरियल होता है उसको फिर टॉक्सिक मटेरियल होता है और एक्सेस वाटर होता है, लिहाजा उसको हम यूरिन का नाम देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, द यूरिन देन ड्रेन्स फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स इनटू द रेनल पेल्विस। फिर क्या होता है कि कलेक्टिंग डक्ट्स कहाँ ओपन होती हैं, किडनी के पोर्शन रेनल पेल्विस में, लिहाजा जितना भी यूरिन इकट्ठा होता है नेफ्रॉन से वो सारा के सारा किधर ड्रेन होता है, वो रेनल पेल्विस में जाता है। रेनल पेल्विस जो है वहां से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दोनों किडनी से राइज होते हैं, दोनों किडनी के रेनल पेल्विस से, which opens into a ureter from the each kidney, जिनको हम यूरिटर कहते हैं, ठीक है। फिर यूरिटर से, यूरिटर अगर देखें तो यूरिटर जो है आगे ओपन होता है एक सेक लाइक स्ट्रक्चर, इसको ब्लैडर कहते हैं। सो देन यूरिन इज पास टू द यूरिनरी ब्लैडर, इसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, जहाँ पे कुछ अरसे के लिए जो यूरिन है वो स्टोर होता है और फिर यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी से रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ यूरिथ्रा। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फ्रॉम हियर यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरिथ्रा। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये प्रोसीजर के कैसे किडनी में जो है सबसे पहले ब्लड आता है, ठीक है। ब्लड अब किडनी में जो है नेफ्रॉन्स मौजूद होती हैं, नेफ्रॉन से फिल्टर होता है ब्लड और फिर जो है यूरिन की फॉर्म में, ये आप देख सकते हैं ये वाली ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, यूरिटर इधर से, दोनों किडनी के यूरिटर से यूरिन जो है पास होके इस ब्लैडर में आता है, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। यहाँ पे कुछ अरसे के लिए स्टोर होता है यूरिन और फिर यहाँ से यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है। उसके बाद हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट ओवर डायलिसिस। कह रहे हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट का क्या एडवांटेज है या क्या डिसएडवांटेज है डायलिसिस से अगर हम कंपैरिजन करें तो एडवांटेज क्या है, A successful kidney transplant can improve quality of life। अगर तो डायलिसिस में तो ये होता है कि हमें कुछ वक्फे के बाद जो है डायलिसिस का प्रोसीजर रिपीट करना पड़ता है पेशेंट को, ठीक है, ब्लड को क्लीन करने के लिए। किडनी अगर सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हो जाता है तो फिर क्या होता है कि उसकी जो पर्सन है वो नॉर्मल, उसका किडनी नॉर्मली काम करता है, जैसे उसका अपना किडनी काम करता है ऐसे उसका ट्रांसप्लांटेड किडनी काम करता है और ब्लड जो है वो क्लीन होता रहता है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव होती है। पेशेंट who undergo kidney transplantation don't require और ऑफ डायलिसिस ट्रीटमेंट। और इसका एक फायदा ये भी होता है कि अब उनको बार बार डायलिसिस जो कि काफ़ी पैथेटिक ट्रीटमेंट है उसके वो नहीं करवाना पड़ता और बस एक दफ़ा किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के बाद नॉर्मल एक हेल्थी जिस तरह पर्सन ज़िंदगी गुजार होता है उसी तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है,
समटाइम क्या होता है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज अ मेजर सर्जिकल प्रोसीजर दैट हैज बोथ रिस्क ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सर्जरी, क्योंकि एक सर्जिकल प्रोसीजर है, सर्जरी करनी पड़ती है, उसके थ्रू ट्रांसप्लांटेशन होती है, तो समटाइम क्या होता है इन्फेक्शंस का भी चांस होता है, ठीक है, सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद जो है, ठीक है, उसमें वो जो रिस्क फैक्टर वो क्या है, इंक्लूड इन्फेक्शंस, ब्लीडिंग भी हो सकती है, डैमेज टू द सराउंडिंग ऑर्गन, और अगर एहतियात की जाए तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं ट्रांसप्लांटेशन के दौरान उनको भी डैमेज जो है वो नुकसान मतलब पहुंच सकता है। तो ये तो थे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ किडनी। सो इस चैप्टर में हमने यूनिट नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम की एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, आप लोग अपनी नीट कॉपीज पर नोट डाउन करें और इसको याद भी करना है और डायग्राम्स की प्रैक्टिस भी करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 2 है, उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।